नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 एमसीक्यूज में लेकर आया हूँ भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में। तो चलिए हम आपका टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं एमसीक्यूज फर्स्ट। और इसमें जैसे 10 महत्वपूर्ण सवाल है, वस्तुनिष्ठ ही है ये। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधानों में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है 6 मौलिक अधिकार है प्राप्त हमको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 7वां संपत्ति का अधिकार उसे समाप्त कर दिया गया है और 301 में कानूनी अधिकार के रूप में उसे शामिल किया गया है। अगला हम देखते हैं न्याय का अधिकार। ये न्याय का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में है? तो न्याय का अधिकार कहने का मतलब ये है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी को एक और नाम दिया जाता है न्याय का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32। ये चीज आपको ध्यान रखना है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब भी कोई भारतीय नागरिक या विदेशी नागरिक जिसको जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त होता है, यदि उसको वो नहीं मिलता या उसका उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो ये अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसे न्याय के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्रता का है वो किस अनुच्छेद में है? पहला 14 से लेकर जो 18 तक है, 14 से लेकर 18 तक ये समानता का है। तो 14 से 18 तक नहीं आएगा। अगला जो हमारा है वो स्वतंत्रता का अधिकार, वो 19 से कितने तक है? 22 तक। तो इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में इसका वर्णन है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला आप देखिए कि अनुच्छेद 14 में किस अधिकार से संबंधित है? जो अनुच्छेद 14 है वो किस अधिकार से संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता का, समानता का, सांस्कृतिक का या जीवन का अधिकार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। और अगला है जो न्यायालय है किस अनुच्छेद के अंतर्गत रीट जारी करता है? तो न्यायालय जो है, न्यायालय का हस्तक्षेप जो होता है ये होता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बोला जाता है, इसी को संविधान की आत्मा भी बोला गया है। इसको संविधान की आत्मा बोला गया है किसके द्वारा? बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम लोग बात करें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? जैसे 19 से हम लोग देखें तो 19, 20, 21 और 22 ये तीनों ही स्वतंत्रता का है। और यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि पहला जो 19वां है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। तो जो अनुच्छेद 21 है ये क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ये गारंटी देता है, ये अनुच्छेद 21। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखें बाल श्रम। तो बाल श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? तो बाल श्रम पर जो प्रतिबंध है ये अनुच्छेद नंबर 24 के अंतर्गत आता है। इसी को बाल शोषण के अंतर्गत सभी जो छोटे मोटे होटल कारखाने उसमें लिखा जाता है कि यहाँ कोई भी बाल श्रमिक कार्य नहीं करता। तो 23 और जो 24 है, अनुच्छेद 23 और जो 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 24। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर देख चुके 19 और ये 22 कहाँ से है? ये किसमें आ गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगला जो 25 है वो क्या हो जाएगा? जो 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक ये आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में मुख्य रूप से 25 के बारे में, फिर आगे और धार्मिक कैसे अल्पसंख्यक को सुविधा है, कैसे धर्म प्रचार की सुविधा है, ये सारी चीजें उसको आगे अब मैं डिटेल से बताऊंगा। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक जो उपचार है उसको निलंबित कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे संवैधानिक उपचार 32 जो है वो न्यायालय को बताता है, न्यायालय में आप जा सकते हैं। 21 जो है वो एक स्वतंत्रता को बताता है, 20 भी स्वतंत्रता को बताता है व्यक्तिगत। और जो 359 नंबर का अनुच्छेद है ये राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में, जब आपात लगा हो, आपातकालीन स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो इसको निरस्त कर सकता है या निलंबित कर सकता है। केवल निलंबित किया जा सकता है, समाप्त। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो मौलिक अधिकार है केवल कुछ समय के लिए निलंबित किया जाता है, बर्खास्त नहीं किया जा सकता। बर्खास्त मीन्स पूरा समाप्त, वो चीज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो शोषण का विरुद्ध अधिकार ये 17-18 है, ये तो समानता के अधिकार में है। 25-26 बता चुका मैं धार्मिक में है, और 19-20 स्वतंत्रता में है। तो बच गया कौन सा? 23 और 24। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 23 में बेगारी है, मतलब आप किसी भी आदमी से जबरदस्ती या बेगारी काम नहीं करा सकते। और 24 में शोषण के विरुद्ध, मतलब कोई भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप जबरदस्ती या ऐसे कामों में नहीं लगा सकते जिसमें उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो इसी के तहत होटलों में ये लिखा जाता है कि यहाँ कोई भी बाल श्रमिक कार्य नहीं करता। तो चलिए हम लोग
एक बार फिर से पूरे संविधान को देख लेते हैं, भाग 3 को कि क्या है। तो भाग 3 जो है भारत का भाग, भारतीय संविधान का, ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स तक बताता है और ये अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक में। और इसमें हम देखें कि अनुच्छेद 12 है, जैसे हम लोग देखते हैं कि समानता का अधिकार कहाँ से शुरू होता है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो 12 और 13 क्या बताता है, तो 12 बताता है राज्य में राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल सभी आदि ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। जो प्रशासकीय इकाई है, संसद है, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, बड़े बड़े कंपनियां, विभाग, उनके कार्यालय, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। हर चीज ये ध्यान रखना है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल और नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत हुआ, ये सभी एक राज्य के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, ये बताया गया है अनुच्छेद 12 में, मतलब राज्य की परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 13 की बात करें तो 13 जो है वो बताता है विधियों की असंगतता, मतलब कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का क्या करे, उल्लंघन करता है, जो भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा वह क्या हो जाएगा, शून्य माना जाएगा। मतलब जो भी कानून बने उससे हम मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये बताता है अनुच्छेद 13। अब आगे हम लोग आते हैं समानता का अधिकार, और ये समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक होता है और ये प्रथम अधिकार है। तो इसमें हम लोग जो 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद है उसको शॉर्ट में जल्दी से देख लेते हैं। इसको देखे हम तो फर्स्ट जो 14 और 15 है ये कानून के समक्ष समानता है। कानून के समक्ष जाति, लिंग, जन्म स्थान ऐसे किसी भी अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब कानून के समक्ष सब समान होंगे। अगला जो है 15वां, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव का निषेध है, लेकिन इसी में उपबंध है 15 से लेकर और आगे कुछ तो डिटेल का है। और इसमें देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ा जानना होगा कि 15 और 16 में 1 से लेकर 6 भाग है और 16 में भी 1 से लेकर 6 भाग है। तो जो 15 नंबर का है, 15 नंबर का 1 से लेकर 6 तक, ये जो है ये शिक्षा में हमको क्या बताता है, आरक्षण को बताता है, जबकि ये सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता। तो जो अनुच्छेद 16 है ये नौकरी में हमको आरक्षण बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें इन दोनों में, मतलब 15 में भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, वो डिटेल के लिए है, यदि आप यूपीएससी पीएससी करते हैं तो आपको लेकिन जानकारी रखना है कि 15 में ही क्या बताएगा, शिक्षा के लिए जो आरक्षण हमको दिया गया है सभी चीजों का वो बताता है, और 16 में जो नौकरी में आरक्षण दिया जाता है उसके लिए भी बताया गया है इसमें। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब हम अनुच्छेद 17 की बात करें तो ये अप्रियता का अंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आता है कि किस अनुच्छेद के तहत अप्रियता का अंत किया गया। साथ में 18 भी ध्यान रखिएगा, बहुत विशेष है ये कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। मतलब सेना और शिक्षा को छोड़ के मतलब सभी प्रकार के उपाधियों में रोक लगा दिया गया है। साथ में कोई भी व्यक्ति विदेशों से भी कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये चीज का खास ये प्रावधान किया गया है, तो इस चीज की जानकारी आपको रखना है। आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और इसमें हम लोग देखें तो फर्स्ट जो अनुच्छेद है 19, इसमें भाषण की, अभिव्यक्ति की, आंदोलन की, संघ आदि की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकता है, और संघ मतलब कुछ भी अपना संघों का निर्माण कर सकता है, समूह बना सकता है, ये चीज का है इसमें। और अगला देखे 20 का, तो दोष सिद्धि का संरक्षण, मतलब इसी के अंतर्गत दोष सिद्धि का संरक्षण यह है कि किसी भी को दोष सिद्धि के लिए, मतलब जब लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय में पेश होना होता है, और जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाए दोषी है उसको कुछ सुविधाएं मिलता है। तो ये चीज के बारे में यहाँ पर है, दोष सिद्धि का संरक्षण है। अगला हम लोग देखें 21 में, तो जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, यही है कि जीने की स्वतंत्रता है, उसके जो भी अपना व्यक्तिगत है, पर्सनल लाइफ है, उसका भी आदमी को स्वतंत्रता है। और इसी अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 21A के अंतर्गत जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है, और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत ये लागू किया गया है कि आपको 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा भारत सरकार, राज्य सरकार मिलकर को मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है अभी तक। और अगला हम देखें 22वां, तो गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण है। तो इसमें भी वही है, गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी में भी संरक्षण है। जैसे महिला को, एक महिला ही आरक्षक रहेगा तब उसको अरेस्ट किया जाएगा, रात को उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, या महिला पुलिसकर्मी हो तभी एक महिला को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये चीज अनुच्छेद 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों में देखें तो ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो इसमें देखते हैं हम कि जो अनुच्छेद 23 है, मानव तस्करी, मतलब मानव का व्यापार और बेगार का निषेध, मतलब आप किसी भी आदमी से बेगार मतलब मुफ्त में आप काम नहीं करवा सकते, ये अपराध है। मानव तस्करी भी एक अपराध है कि लोगों को बेचना या कुछ भी चीज के लिए मानव की तस्करी करना, बच्चों को लेकर बेचना या मजदूरी के लिए बच्चों को बेचना, ये क्या है, अपराध है। और साथ में दूसरा चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज देखें हम लोग, अनुच्छेद 24 जो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जो भी कार्य है उसमें लगाने के लिए प्रतिबंध, यही है बाल श्रम पर प्रतिबंध, जिसके अंतर्गत होटलों में या कई
प्राइवेट प्रतिष्ठानों में ये लिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई भी बाल श्रमिक कार्य नहीं करते। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 24। आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक है, और सबसे पहला अनुच्छेद 25 हमको धर्म की स्वतंत्रता बताता है। हम लोग अपनी अनुसार, मतलब हम जिस धर्म को मानना चाहे हम लोग स्वतंत्र है, और इसमें सरकार भी हमको कुछ नहीं बोलेगा, हमारा सपोर्ट करेगा, हमारे जो निर्णय है उसका सम्मान करेगा। तो ये अनुच्छेद 25 बताता है। दूसरा अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का बताता है कि धार्मिक जो भी संस्थाएं हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये अपने हिसाब से अपना काम करते हैं, इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। साथ में अनुच्छेद जो 27 है तो धर्म के प्रचार पर कर का निषेध करता है। मतलब यदि कोई भी धर्म, हिंदू, मुस्लिम जो है, ईसाई है, सिख है, अपने धर्म का प्रचार करता है तो कोई भी उसमें टैक्स नहीं लगता। ये अनुच्छेद 27 में वर्णित है। 28 में यदि करें तो ये धार्मिक शिक्षा से संरक्षण है। इसमें यही बताया गया है कि जब सरकार शिक्षा देगा तो किसी भी धर्म विशेष का शिक्षा नहीं देगा, लेकिन यदि कोई धार्मिक शिक्षा है, जैसे हम लोग उर्दू शाला देखें तो वहां भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता। मतलब जो गवर्नमेंट जो भी स्कूल चलाएगा या संस्था चलाएगा वहां किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि जो अपने धर्म वाले, जैसे ईसाई धर्म वाले हैं, वो अपना खुद का शिक्षण संस्था चलाते हैं तो वहां वो लोग दे सकते हैं। तो ये 28 नंबर में ये वर्णित है। आगे हम लोग देखें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो ये है अनुच्छेद 29 और 30 में, और इसमें वही है कि जो 29 और 30 है इसमें भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा है। हम अपने भाषा में, अपनी लिपि में, अपनी संस्कृति हमको सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और इसी के तहत जो शिक्षा है वो अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए लोगों को प्राथमिक शिक्षा उसी की बोली में दिया जाता है, जैसे स्थानीय बोली में देने का ये प्रावधान है। साथ में यदि अनुच्छेद 30 की बात करें हम, तो यहाँ अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, और जिसके द्वारा ये चाहे तो अपने धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं होगा, सरकार इसमें सुविधा नहीं देगा, इस धर्म को खुद से चलाना होगा। तो ये है। और अगला और लास्ट जो अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और ये अनुच्छेद क्या करता है, यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो तो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज होता है उसको आपको ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय पेपर में आता है, इसका मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी पेपर में आया है कि इसमें कई सारे आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, संसद दे दिया जाएगा, राष्ट्रपति दे दिया जाएगा, लोकसभा, विधानसभा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च न्यायालय को उसका संरक्षक माना जाता है, और कुछ भी मौलिक अधिकार में हो हम सीधा वहां जा सकते हैं। और इसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ये 32 तक है। और आगे हम लोग देखते हैं कि 33 से 35 में इसके मौलिक अधिकारों की क्या दिया गया है, सीमा, जिसको हम लोग अधिकतर नहीं पढ़ते। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए कि सबको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। अनुच्छेद 33 बोलता है कि संसद को सशस्त्र बल आदि के लिए मौलिक अधिकार की सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। मतलब जो सशस्त्र बल के हैं, तो जो सेना के जवान है, उनको इन कंडीशनों में हर चीज की स्वतंत्रता नहीं होगा, क्योंकि जब देश की सुरक्षा आएगा तो वहां आप अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हर चीज में, जिससे कोई भी चीज का दिक्कत हो। और अगला जो 34 है कि वहां पर जो अनुच्छेद 34 है ये बोलता है आपातकाल में कई अधिकार क्या होता है, विलंबित हो जाते हैं। मतलब वहां पर केवल 2-3 अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो 21 नंबर का है, ये अधिकार विलंबित नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है। जीने की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर किसी को रहता ही है, जबकि बाकी जो अधिकार है वो विलंबित हो जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। और साथ में जो अनुच्छेद 35 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा ध्यान रखना है कि संसद को जो मौलिक अधिकार है उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन सा देता है, तो अनुच्छेद 35 इस संबंध में अधिकार देता है। 34 भी ध्यान रखना है। आपातकाल में जो है वो सारे जो अधिकार है मौलिक अधिकार वो निलंबित हो जाते हैं, केवल 20-21 को छोड़ के बाकी कोई अधिकार नहीं रहता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार। आशा है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट भाग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।